देख रहे हैं आप, मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष में कुछ ही महीने, कुछ ही दिन हुए हैं, बल्कि 10 दिन कह लीजिए, एक हफ्ता कह लीजिए, पूरी दुनिया के लोगों की नजरें और नजरिए इस जंग ने बदल दिए हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग के बीच में लोग अपनी जेब टटोलने लगे हैं। जिन जुबानों से नजरिए का नश्तर निकला करता था, आज वही कहने पर मजबूर हैं कि वाह, ईरान क्या कर दिखा सकता है। और बाकी दुनिया भी समझ रही है कि ईरान अकेला सभी का फर्ज किफाया अदा कर रहा है। पिछले 10 दिनों की बात सुनाते हैं। कहानी एक ऐसी जंग की जिसके बारे में आमतौर पे बच्चा ये गुमान लगा रहा था कि शायद ईरान कोई खिलौना है जिसे उठाएगा अमेरिका और लेकर के वापस न्यूयॉर्क चला जाएगा। पिछले 10 दिनों में हमलों और जवाबी कार्रवाई में हजारों लोग जरूर मारे गए, हजारों घायल हुए और सबसे बड़ा नुकसान सीधे तौर पे आम आदमी की जेब पे पड़ा, आम आदमी की जानों पे पड़ा। ईरान में अब तक 1300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, सैकड़ों घायल हैं। लगातार हमलों और अमेरिकी खासतौर पे हस्तक्षेप की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। अमेरिका ने भी कीमत चुकाई है। 8 सैनिक मारे गए हैं, ऑफिशियली 18 घायल हैं और इसराइल में 13 की मौतों की पुष्टि हुई है। 2000 से ज्यादा घायल हैं। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, इराक और जॉर्डन, हर जगह मानव और आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा है। सबका एक ही कारण है, मिडिल ईस्ट में खुद पर भरोसा करने के बजाय अमेरिका पर निर्भरता चुनी है। अमेरिका पर मिडिल ईस्ट ने तकिया किया था, खुद पे नहीं। नतीजा भुगत रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। अब नजर डालते हैं दुनिया के उन इलाकों में जहां पे बड़ा संकट है। खास तौर पे अलग अलग देश में संकट अलग अलग तरीके से, कोई देश अछूता नहीं है। तेल और गैस पहले से ही महंगी है, आम आदमी की जेब पे असर पड़ा है और खाली हो रही है। दुनिया की नीतियां बदल रही हैं, नेता डर से चुप हैं और बोलने वाले नजरअंदाज किए जा रहे हैं। एक बड़ा वर्ग जो खुशामद में लगा हुआ है और वही डटा हुआ है जो इस वक्त जीतता हुआ नजर आ रहा है। ईरान का जिस्म बमों और बारूद से छलनी है, लेकिन उसकी गौरव, खुददारी और इस्तकामत उसकी एक बड़ी मिसाल है और शायद इतिहास में, तारीख के पन्नों में दर्ज होगा। इतिहास इसे हमेशा याद रखेगा। इसी बीच में इंडो यूएस ट्रेड डील की भी बात हो रही है, जिसके ऊपर मुखालिफत चल रही है। भारतीय IT, फार्मा और टेक्सटाइल को बड़ा का फायदा होगा, निवेश बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये सारी चीज़ें तो बढ़ेंगी, लेकिन किसानों और छोटे उद्योगियों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? पहले से ही हम चाइना से सामान मंगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ उद्योग कम होता है और जब चाइना आंखें दिखाता है तो फिर हम हाथ खाली लेकर के बैठे रहते हैं। इससे पहले भी अमेरिकी कंपनियों का दबदबा रहा है। अब छोटे और मध्यम उद्योगों की अगर बात करें तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा, सिक्योरिटी कौन करेगा? एक कश्मीर की अगर मैं मिसाल दे दूं तो सेब आता है यहाँ से, लेकिन जैसे ही अमेरिकी सेब बाज़ार में आए, कश्मीरी सेब जो हमारी सरजमीन से निकला वो गायब कर दिया गया। तो ये बहुत सारी कहानियां हैं जो इंडो यूएस ट्रेड डील के हवाले से भी देखी जा रही है और इस वक्त दुनिया का जो नज़रिया है उस हवाले से भी। आज पूरे जम्मू कश्मीर में ये एहतजाज की तस्वीरें हैं। जहाँ जहाँ भी एहतजाज हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। कांग्रेस के साथ आम आदमी भी शामिल हुआ और किसान भी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ये एहतजाज इस वजह से नहीं है कि इसमें सरकार की कोई नीति की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इस वजह से कि हमारा मुस्तकबिल इससे तबाह हो जाएगा और हमारे आने वाले कल पर इसका साफ असर पड़ेगा। नहीं चलेगी, अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, यूएस इंडो ट्रेड डील बंद करो। और खरगे साहब की हिदायत में हर जिला हेडक्वार्टर पे एहतजाज के 3-4 नुक्ते। पहला नुक्ता है जो ट्रेड डील हुई, पूरा मुल्क ये समझता है अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है उससे न सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रभावित हुए इस मुल्क के और खासतौर जम्मू कश्मीर के एप्पल के हवाले से, सेब के हवाले से, बल्कि जो मुल्क की सालिमियत है, जो मुल्क का कौमी सतह पे और बैनुल अक़वामी सतह पे वक़ार है, जो कांग्रेस ने तसलसल में इसको एक कंपीटिंग पावर बनाया है, उस सबको कंप्रोमाइज किया गया और बहुत ब्रेजनली उस ट्रेड डील को डिफेंड किया जाता है। वी डोंट एक्सेप्ट दैट। आज चूंकि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए मुल्क की सतह पे एहतजाज हुआ। आज सारा मुल्क जो है वो इंडो
यूएस डील की वजह से त्राह त्राह कर रहा है, और साथ साथ जो ईरान के जो चीफ थे उनको जो असैसिनेट किया गया धोखे से, ब्रूटल असैसिनेशन, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर और जो बीजेपी सरकार है वो बिल्कुल खामोश है। तो हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो 2 दिन पहले इस हैपनिंग से इजराइल गए और वापस आए और उसके साथ ही अटैक शुरू हुआ, तो हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी इसमें हैंड इन ग्लोव है। ही नीड्स टू एक्सप्लेन टू द नेशन कि वो क्या करने गए थे वहाँ उनके साथ क्या बातचीत हुई, क्या वजह है आज उनकी सफाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल को देनी पड़ रही है। 2 दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने ये एक्सप्लेन किया कि नरेंद्र मोदी का इसमें कोई हाथ नहीं है। किसी का हाथ हो या ना हो, हम तो ये कहते हैं कि ट्रंप का भी हाथ नहीं था। बस अमेरिकी फौज को अचानक कुछ सवार हुआ दिमाग पे और वो चढ़ दौड़ी पूरे इसराइल के साथ मिलकर के ईरान पे। जो भी रहा हो, जिस तरह की भी बातें हों, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब सभी को समझ में आ गया है कि किसी भी कमज़ोर को यूं ही उकसाया नहीं जा सकता, और दुनिया देख रही है। लेकिन ये नज़रियाती जंग भी हो सकती है, और इसके अलावा जो जंग दूसरी तमाम तर वसाइल को हासिल करने के लिए लड़ती जाती रही है अब तक, उसके लिए भी, क्योंकि अमेरिका की यही तारीख रही है। आप करीब 250 साल की पूरी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका एक खाली धरती पे पहुंचे, वहाँ के जो इंडियंस थे, एक्चुअल इंडियंस, उनको वहां से मार के भगा दिया, पूरी उनकी सभ्यता को मिटा करके ख़त्म कर दिया, और आज तक वहां काले गोरे की जंग आज भी बरकरार है, भले ही वो लीपापोती कर दें। तो ये वो कंट्री है, ये वो इलाका है, या ये वो कौम है जिसने आज तक लोगों के साथ इस्तेहसाल किया है। तो आप दूसरों के साथ इंसाफ और बाकी चीज़ों की बातें तो अपने जेब में रख करके ही चलिए। ये ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना, सुनने में बहुत मज़ा आता है। हकीकत में यूएन, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, इन सब चीज़ों की बातें करना शायद फजूल है आजकल के ज़माने में। हालांकि ये है बहुत अच्छी चीज़, लेकिन जो भी है, ईरान के टॉपिक पे वापस आते हैं, और इंडो यूएस इस ट्रेड डील से हमारे किसान क्यों नाराज़ हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेल काज़मी साहब मिडिल ईस्ट के बेहतरीन जानकार भी, नज़रें गड़ाए हुए रहते हैं हमेशा, और सबसे बड़ी बात यह कि सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेल काज़मी साहब, इस्तकबाल और सवाल वही कि आज 10वें दिन क्या कुछ लग रहा है आपको एक एक्सपर्ट की निगाह से? आमिर सर, पहले तो गुड इवनिंग आपको। दूसरा ये है कि आपने अपने इंट्रो में सारी चीजें खुद ही बता दी कि किस तरफ दुनिया जो है वो जा रही है, और खासकर मिडिल ईस्ट और ईरान और इजराइल किस तरफ, किस पेशरफ्त पे आगे बढ़ रहे, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम तो ये सोचते थे कि अमेरिका जो है उसने जो हमाकत कर दी है वो तो कर दी, उसके बाद वो शायद थोड़ी सी सूझबूझ रखता हुआ, या व्हाइट हाउस के लोग या वो पॉलिसी मेकर्स जो अमेरिका का रखरखाव करते हैं। देखिए, सदर तो एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होता है, लेकिन पीछे उसका जो पूरा बैक जो पूरा पीसीआर जो संभालता है उसको व्हाइट हाउस कहते हैं। और व्हाइट हाउस मुझे लगता है कि उसको इंटरवीन, कुछ अच्छा सलाह मशवरा दे के आगे के रास्ते हमवार करने की कोशिश करता। लेकिन बीच में कोई बयान ट्रंप साहब दे देते हैं मीडिएशन का, लेकिन बीच में वो बैकआउट हो जाते हैं। और आज भी हम सुन रहे हैं कि इजराइल की तरफ से कुछ केमिकल्स जो है वो तेहरान पे फेंकने की कोशिश की गई है, और जो इमीडिएट बर्स्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, लोग जल गए, बिल्डिंग्स जल गई। तो इस टाइप की जो हम विजुअल्स देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, वो भी बड़े अलार्मिंग है। तो अच्छी चीजें नहीं चल रही हैं मोटी मोटी तौर पे। इस पे किस वक्त कर्ब लगेगा, किस वक्त कोई ऐसी सोच आएगी जिससे कि दुनिया जो है वो इस वक्त वेट एंड वॉच कर रही है कि ये कैसे कि इसका जो रिजल्ट्स हैं वो कितने अलार्मिंग होंगे पूरी दुनिया में। आप खुद ही देखिए कि बैरल का रेट जो है पेट्रोल का वो कैसे बढ़ रहा है, और बाकी चीजें जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए और बाकी मुल्कों को भी देख लीजिए, और संभावित तौर पे भारत में भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि हर मुल्क हर चीज पैदा करे ये मुमकिन नहीं है। हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, हम एक दूसरे पे ट्रेड को लेके और बाकी चीजों को लेके इंटरडिपेंडेंट है, और वो इंटरडिपेंडेंसी हम एक दूसरे के साथ हमें जोड़ती है, और ये यूनिवर्स उसको फिर बनने में और संवरने में आगे बढ़ता है। तो ये खूबसूरती है पूरी दुनिया की कि हम
कुछ प्रोड्यूस हम करते हैं, कुछ लंदन करता है, कुछ अमेरिका करता है, कुछ चाइना करता है, तो हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते रहते हैं और ये सृष्टि जो है ये आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। देखिए, अगर आपका एक अटेम्प्ट दूसरी अटेम्प्ट फेल हो गई तो आपको कहीं ना कहीं मंथन करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि कहाँ गलती हुई है, इसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी रेक्टिफिकेशन की बात नहीं हो रही है, होनी चाहिए, और वो उसकी शुरुआत जो है, क्योंकि जंग जो है और ये जो डिक्टेटरशिप है ये अमेरिका से शुरू हुई है, ट्रंप की रजीम से हुआ है। ट्रंप को इसका इनिशिएटिव लेना है, चाहे खुद नहीं तो इनडायरेक्टली वो पहले तो कहता रहा कि इजराइल के कहने पे कि जंग शुरू हुई है। मैं समझता हूं अब जो सीरियस ग्लोबल लीडर्स हैं, जो ह्यूमन, लेकिन एक चीज सर समझ में नहीं आ रही है, क्या इस जंग का कोई अंत है? क्योंकि वापसी का कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा, और शायद इसी महिमा मंडल में आज तक फंसे हुए हैं ट्रंप और उनके साथ लोग। तो नहीं होगा सर, तो तबाही है। देखिए, ईरान तो समझता है कि वो उसका वजूद अमेरिका के आगे कुछ नहीं है, जो अमेरिका भी, हम पूरी दुनिया में आज अगर देखें तो जो न्यूक्लियर पावर है, सुपर पावर है, वो अमेरिका है, वो तो सारी दुनिया जानती है। इजराइल जो है 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ईरान से, ये भी हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। आज तो हर चीज आपके हाथ में है, आप जिससे जो नॉलेज लेना चाहते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। लेकिन किसी को अंडर एस्टिमेट करना उसकी ताकत को, वो भी मैं समझता हूं खासकर वॉर कन्फ्लिक्ट्स में, वो भी कोई इतना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि वॉर्स में ही पता चलता है कि आप जिसको अंडर एस्टिमेशन करते थे वो तो आपकी एस्टिमेशन से बहुत बड़ा निकला और वो उससे रिटेलिएट में अपना जो जलवा था दिखा दिया। तो जैसे कि ईरान ने दिखा दिया 8 मुस्लिम ममालिक पे यूएस बेसिस पे अटैक करके, तो ये दर्शाता है कि वो चुप नहीं रहेंगे, वो अपनी डिग्निटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने सेंस ऑफ कल्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो सिंपैथेटिकल जो लोग हैं, जो अच्छे मुल्क हैं, वो सिंपैथेटिकल उनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया में जो लोग बहुत तंग हैं अमेरिका से, वो भी आने वाले दिनों में जब इस वॉर की ओर, फिर इसका अंत क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है कि जब अब लोग फटे हाल हो जाएंगे, आस्तीनें फट जाएंगी और दामन में धब्बे आ जाएंगे लोगों के, इतनी गुर्बत बढ़ जाएगी दुनिया की कि अब किसी लायक कोई चारा नहीं बचेगा, तब जाकर के ये मामला हल होगा? या फिर बड़ी ताकतें सर जोड़ करके बैठेंगी, कुछ रूल रेगुलेशन तय होंगे, तब जाके हल होगा मसला? नहीं आमिर साहब, अभी हम सुन रहे थे, अभी आपसे पहले 2 घंटे पहले कहीं हम डिबेट पे थे, तो सुन रहे थे कि परसों चौथ शायद कोई कन्वेंशन है, कोई कॉन्फ्रेंस है, जो ग्लोबल लीडर्स हैं शायद वो मिलने जा रहे हैं। तो होप है। देखिए, परेशानी तो हर तरफ है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हर्ट होगा या वो हर्ट होगा या यहाँ नुकसान होगा तो वहां नुकसान होगा। जब ये बढ़ता बढ़ता है तो ये नुकसान पूरी दुनिया में, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 2-4 दिनों में देखिए, दुआ कीजिए कि कोई अच्छे समीकरण जो है वो सामने आए और बातचीत का एक रास्ता जो है वो हमवार होना शुरू हो जाए। और फिर जो निटिग्रिटीज हैं उस बातचीत की, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी से अमेरिका भी सोचे, ईरान भी सोचे, क्योंकि जो उनको करना था, जो उनके टॉप लीडर्स को हिट करना था, वो कर चुके हैं। और ईरान ने भी जो रिटेलिएशन में अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है वो भी कर चुका है। तो मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ पेशरफ बातचीत की शुरू हो, और मुझे उम्मीद है एज ए कॉमन मैन, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि मुझे होप है कि कुछ न कुछ बीच का रास्ता, उसकी शुरुआत जरूर होनी चाहिए और होगी। अभी फिलहाल इंडिया के हवाले से जिस तरह की बात हुई, ठीक है, जो भी था, अपनी पॉलिसी, अपना मुल्क, और हर कोई अपना फ़ायदा चाहता है, तो इंडिया क्यों नहीं चाहे? इंडिया भी अपनी पॉलिसी अपना सकता है। सवाल ये है कि अभी जिस तरीके से हालात बन रहे हैं और एक जो रुख बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्या आने वाले दिनों में जो भी हालात बनेंगे पूरी दुनिया के सिस्टम के, निज़ाम के, क्या उस हवाले से ही इंडिया को अपनी पॉलिसी अपनानी होगी, या फिर इंडिया ने अपना साइड चुन लिया है? क्योंकि इंडो यूएस ट्रेड के हवाले से बहुत सारी बातें चल रही है, पार्लियामेंट में भी आज हमने दिन भर देखी थी नाराज़गी, उसके अलावा सड़क के ऊपर भी एहतजाज नजर आए। देखिए, जो अपोजिशन होती है, खासकर अभी हम अंडर डेवलप्ड हैं और साउथ एशियन कंट्रीज में एक चलन है, भारत सबसे बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ की आबादी है, कि बात समझने और समझाने से पहले एजिटेशन पे आ जाते हैं। एजिटेट करना इशू बेस्ड होना चाहिए, एजिटेशन का कोई मुद्दा होना चाहिए जो जनहित में हो, लोगों के फायदे में हो। हम क्या सोचते हैं कि जंग इसराइल और अमेरिका और ईरान की हो रही है,
तो हम सब रास्ते बंद कर दें, हिंदुस्तान जो है वो किसी से भी ट्रेड तजारत बंद कर दे और यहाँ जो भुखमरी साल बाद आनी है वो 1 महीने में आ जाए। तो जो भी इंटेलेक्चुअल तबका है दुनिया का, और देखिए हर मुल्क एक पॉलिसी मेकर्स और पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से चलता है। हमारी इमेज आपने देखी होगी भारत की ओवरऑल जो है वो 2 नेशन थ्योरी पे चल रही है, ह्यूमन एड पे चल रही है। कोविड था तो बहुत से मुल्कों को हिंदुस्तान ने ह्यूमन एड भेजी, दवाइयां भेजी, बहुत कुछ भेजा। अभी आपने देखा जब गाजा और ये सब जब कंफ्लिक्ट चल रहे थे तो भारत ने कोशिश की कि पैलेस्तीन में भी ह्यूमन एड भेजी, गाजा में भी भेजी और उसके साथ साथ इजराइल में भी भेजी। तो अगर भारत की ये इमेज है, और आज पूरी दुनिया में बहुत अच्छे लीडर्स भी कह रहे हैं कि भारत को मीडिएट करना चाहिए, भारत को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि भारत एक बढ़ता हुआ ग्लोबली एक मुल्क है जिसकी ताकत जो है वो बढ़ रही है और पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। व्यापार के असल में जो बाकी लोग हैं, मैं आपसे भी यही समझने की कोशिश करूंगा इस जोन में भी, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि ठीक है आलमी मंडी में हिंदुस्तान की जो मंडी है वो काफी बड़ी स्पेस रखती है, बड़ी जगह है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद आप ऑलरेडी बिलियंस डॉलर्स के दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, खासतौर पे चाइना से, खासतौर पे अमेरिका से, उनके प्रेशर में आकर के दोस्ती निभाने के चक्कर में या फिर साइड लाइन होने के, उनके साइड में जाने के चक्कर में आप जो ये टैरिफ या ट्रेड वगैरह के एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्या आप अपने फ्यूचर को किल कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से पूरे एक लंबे टाइम तक चाइना ने कोशिश की, अपने यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और आज वो पूरी दुनिया को सामान बेचता है, उसी तरीके से इंडिया के पास बाजार तो है लेकिन हमारे पास चीज़ें, प्रोडक्ट तैयार नहीं होती है, जिसकी वजह से हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। हालात ये हो जाते हैं कि अगर वहाँ से सामान न आए तो हमारे बाजार क्रैश हो जाते हैं। और अमेरिका को भी आपने एंट्री दे दी है साइड में जाने के चक्कर में, तो फिर ये होगा आने वाले दिनों में कि यहाँ के लोग दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, पूरी कंट्री की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, दूसरों पे चली जाएगी और हमारे यहाँ उद्योग नहीं होगा। सवाल ये सर, आप साउथ एशियन कंट्रीज को देखिए, पूरी जितनी भी साउथ एशियन, श्रीलंका देखिए, बांग्लादेश देखिए, पाकिस्तान देखिए और जितने भी मुल्क हैं, और भारत को देखिए, भारत 47 से लेके आज तक कहां पहुंचा है, और पाकिस्तान देखिए कहां है, जो सुई तक अपनी प्रोडक्शन वैल्यूज, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज को इंप्रूव किया है और बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बनता। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बाकी मुल्क हम पे निर्भर है। जैसे कि आपने एक सेब की बात की कि ठीक है वो थोपना चाहता है कि टैरिफ्स के हिसाब से अमेरिकन सेब यहाँ बिके, लेकिन जो हमारा सेब बाहर जाता है और वो किस वैल्यू का और किस वैल्यू के डिविडेंड से रेवेन्यू जनरेट करता है, वो भी देखने की जरूरत है। बहुत सी, मैंने आपसे पहले शुरुआत में कहा, इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे मुल्क पे, एक दूसरे शहर पे, एक दूसरे स्टेट पे, कि हम कुछ चीजों पे एक्सेल करते हैं, कुछ चीजों पे लैग करते हैं। और ये जितने भी एमओयूज होते हैं या जितने के बीच में होते हैं, वो यही इसीलिए होते हैं कि उनका ट्रेड जो है, तिजारत जो है, जो भी स्तर है उस चीज का, वो बढ़े, दोनों को फायदा मिले। एक नहीं कि हम ट्रेड एमओयू साइन करें, सिर्फ अमेरिका को फायदा होगा तो भारत को फायदा नहीं होगा, भारत को भी फायदा होगा। यही इसी का मेन जो मकसद रहता है कि फले फूले वो ट्रेड और कंज्यूमर जो है वो उसकी फैसिलिटी को अवेल कर सके। तो हम सब इंटरडिपेंडेंसी पे हैं। अब जंग वहां हो रही है, बात यहाँ हो रही है, मुजाहरे कांग्रेस ने करना शुरू कर दिए। तो ये मुल्क जो है इस तरह नहीं आगे बढ़ते हैं। मुल्क जो है बड़ी सूझबूझ से और बड़ी है। आज हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वैसी नहीं है जैसी 80s में हुआ करती थी। आज पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी वैसी नहीं है, अमेरिका की भी इवन नहीं है। ये तो बीच में दिमाग खराब हो गया ट्रंप का और क्या क्या से आइडिया लेके वो आ रहा है। अदरवाइज वो समुद्र वे में चलता रहे तो वो को जो कि एक रिसेशन के दौर पे आ चुकी थी। तो मेरा ये मानना है कि सूझबूझ के साथ और अकलमंद दानिश्वरी का यही एक तरीकाकार होता है कि आपके वतन की टांगे मजबूत होनी चाहिए, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हम खुद मैन्युफैक्चरर बनने चाहिए। अब हम उस तरह के मैन्युफैक्चरर नहीं बन पाए जिस तरह के बनने चाहिए थे, लेकिन हम पीछे भी नहीं रहे। जब से हम आजाद हुए हैं, जब से हमने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को एम्पावर करने की बात की है, तो हम इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन उसके स्टेप्स मेरा बिल्कुल बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस चीज को बताया। मेरा खौफ दरअसल ये भी है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट का हमने हश्र देखा, उनकी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा दूसरों पे बढ़ गई है कि जरा सा भी हाल बेहाल कुछ भी होता है, लोगों के हाल बेहाल हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं। तो क्या हमारे पास ऐसा, आपकी नजर में एज एक्सपर्ट ही आपको लग रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई प्लान है जिसकी वजह से मान लीजिए उधर से हमारी
कोई चीज़ आ रही है और हमारी चीज़ें मिक्सअप हो रही है तो हम उनकी देखा देखी या उनकी टेक्नोलॉजी से अपने अंदर सुधार कर पा रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ऐसा बी प्लान ज़रूर चल रहा है बैकग्राउंड में या फ्रंट में, जिसका आने वाले दिनों में इस तरह के जो नुकसान दूसरी कंट्रियों में देखे जा रहे हैं वो इंडिया में नहीं होंगे। एक बात तो सर, आमिर सर, आप मानेंगे इस बात को कि वेस्ट में काम करने का कल्चर नहीं है। वेस्ट के लोगों को गोरे काम नहीं करते हैं, गोरे सर दिमाग चलाते हैं और ऐश करते हैं, ये आपने देखा होगा। और जितनी भी लेबर है वो हमेशा या तो भारत की है या साउथ एशियन कंट्रीज की है। जो लेबर क्लास है, जो उनकी इमारतें बनाती है, जो उनके हर जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करती है। और डॉक्टर्स भी, इवन इंजीनियर्स भी, इवन वो भारत से या बाकी मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं वो लोग। उनको तो सिर्फ आराम करने की और अपनी जो डिग्निटी, वो जो अपना जो स्टाइल है उसको मेंटेन करने की आदत पड़ी हुई है और वो वही करते रहे हैं, क्योंकि दिमाग उनका बहुत, हम लोग थोड़े दिमाग से, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई रहती है भारत में, तो यहाँ हमारे पास दो खूबसूरत चीजें हैं। एक तो यूथ हमारे पास बहुत जबरदस्त है और अच्छे नंबर में है, और दूसरा ये है कि हमें काम करने की जो आदत है वो हमारे यहाँ है। जो हमारी जो लेबर है, लेबर क्लास है, वो बहुत स्ट्रांग है। और किसी भी मुल्क की जो लेबर क्लास होती है वही उस मुल्क को बनाने में, निखारने में, संवारने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं था जब हम आजाद हुए, और किन हालात में हुए, टू नेशन थ्योरी पे कैसे भारत बना। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको बनने में वक्त लगता है। वो तभी मुमकिन है जब हम आहिस्ता आहिस्ता उस पेस पे आगे चल रहे हैं। जब अल्लाह करेगा, जब वो वक्त आएगा, क्या पता। देखिए, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। आज हमारी लेबर वहां काम करती, क्या पता जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं, आज नहीं तो 50 साल बाद, 100 साल बाद वो मिडिल ईस्ट के लोग यहाँ लेबर के कीजिए, और हिम्मत और मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं रंग लाती है, लेकिन उसको वक्त लगता है। चलिए, तो अभी ये ज़रूर है कि हमारा ऐसा कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि बदलाव वक्त की ज़रूरत, और इसी हिसाब से हम बदल भी रहे। एक आखिरी चीज़ आपसे समझने की कोशिश करूँगा, हालात जो भी बन रहे हैं अभी मिडिल ईस्ट में या पूरी दुनिया पे, जो भी असरात मुरतब हो रहे हैं, आपको इसका एंड कहाँ दिख रहा है? क्योंकि सभी को, एक आम आदमी से लेकर के एक बड़े उद्योगपति तक को भी इस दुनिया के इस खलफशार, इस तरह की जंग और वॉर से को ख़त्म होने का इंतज़ार है। बिल्कुल सर, हर राइट थिंकिंग आदमी बगैर मजहब मिल्लत यही सोचता है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता है। ऑलवेज, हमेशा देखा गया कि टेबल पे आके बातचीत खत्म होती है, और हम भी दुआ गो है कि टेबल पे आ जाए और जो भी छोटी मोटी निटी-ग्रिटीज हैं उनके अपने की उस पर बातचीत हो, और दुनिया समझ जाए कि देखिए, आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते हैं, या राइट टाइम पे राइट इंटरफेरेंस के इंटरफेरेंसेस करते हैं एक दूसरे के मुल्क में, और एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देने की रेस में, ये अंजाम होता है। और वो अंजाम जो है फिर 10 साल उस मुल्क को, 20 साल उस मुल्क को, कोई भी मुल्क को जहां भी जंग होगी उसको पीछे ले जाता है, धकेल देता है। तो अगर आज अमेरिका के जो वेपन्स हैं, जो उनकी जो, वो भी तो जाया हो रही है, वो भी तो खराब हो रही है, वो भी तो वेस्ट हो रही है। इतना पैसा, इतनी लेबर, इतनी आर्मी, इतना सब कुछ हो रहा है, तो इस पे सोच विचार करने की जरूरत है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में वो रास्ते हमवार हों, जिससे कि नेगोशिएशन और बात तरीकाकार है वो आगे बढ़े, और इस युद्ध को, इन सब चीजों को विराम लगे, और फिर दोबारा सामान्य तौर पे जो है दुनिया चलना। बहुत बड़ी बात है। और यकीनन जो सोहेल काज़मी साहब आप कह रहे हैं, इन चीज़ों के हवाले से आज पार्लियामेंट में भी सेम चीज़ें हमें देखने को मिली। इवन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने कई चीज़ों का ख़ास तौर पे खुलासा किया है। सुन लेते हैं, उसके बाद आखिरी अलविदाई। Conflict started on 28th February 2026. It has witnessed not only fighting between Israel and United States on one side and Iran on the other, but also attacks on a number of Gulf states. There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran, as well as destruction of infrastructure in the region. At the very outset, government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation, and prioritize the safety of civilians. We believe and we continue
to believe that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. It is also imperative that the sovereignty and territorial integrity of all states in the region be respected. Honorable Chairman, sir, while any development that negatively impacts peace and security in the world is deeply troubling, this ongoing conflict is an issue of particular concern for India. We are a neighboring region and understandably have obvious stakes in West Asia remaining stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study and employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Chairman, sir, the Gulf is also a major trade partner. वही सेम डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात, और यकीनन ये वो चीज़ें हैं जो पिछले आधे घंटे से सोहेल काज़मी साहब आपको बता रहे थे और समझा रहे थे इसकी बारीकियां। सोहेल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।